हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के दो मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उस चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होता है उसमें जो है ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्या है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इनके शर्तों को लिखें। तो क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है, उसके बाद जो है इसके शर्त को लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या होगा इसका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण, कितना, 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अभी इसका फिगर देखते हैं। ये अगर विरल माध्यम होगा, अभी हम सब समझाएंगे विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। ये सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरण किधर से किधर जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो सघन माध्यम ये हुआ, ये सघन माध्यम हुआ, ये सघन माध्यम हुआ और ये विरल माध्यम हुआ। मतलब इसके ऊपर विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण किधर से किधर जाना चाहिए, सघन माध्यम से गया। तो सघन से जब विरल में जाता है तो हम जानते हैं कि अभिलंब से दूर हटता है, इसको बोलेंगे अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण, 90 डिग्री अपवर्तन कोण तब होगा जब ये जो है इसी के सीध में इधर वापस अपवर्तित होगा। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये कोण जो अभिलंब के साथ बना, ये आपतन कोण, यही कोण कहलाएगा क्रांतिक कोण। ये कौन सा कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शर्त बोल रहा है इसका, एक चीज़ क्या लिखने के लिए बोल रहा है, तथा इनके शर्त। तो शर्त क्या होगा इसका, शर्त होगा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़, ये प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये इसका शर्त हुआ। ठीक है, तो शर्त जो है ये सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लेयर है, इसमें जो है पदार्थ का जो कण है ये इतना है, इसमें और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कण हो गया, इसमें इससे भी ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब
सघन माध्यम को जो परिभाषित किया गया है वो तुलनात्मक है, माध्यम का तुलना है। ये जैसे कि इन दोनों माध्यम का बात करेंगे तो जो जिसमें सबसे कम कण होगा उसको बोलेंगे विरल। इन दोनों का बात करेंगे तो ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। जब 1 और 2 का बात करेंगे तो, जब 2 और 3 का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा इसके लिए विरल और ये हो जाएगा सघन। तो विरल सघन क्या होता है, ये जो है घनत्व को दर्शाता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो अधिक सघन होगा और जिसका घनत्व कम होगा वो विरल होगा। ठीक है, और ये तुलनात्मक है, माध्यम का तुलना है जिसमें घनत्व अपेक्षा किसी की अपेक्षा, मतलब माध्यम की अपेक्षा जिसका घनत्व कम होगा उसको बोलेंगे विरल और जिसका ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे सघन। इसका मतलब इधर जो है ये सघन माध्यम है तो यहाँ पर जो है ये जो है इनमें पदार्थ का कण ज़्यादा होगा और इसमें जो है पदार्थ का कण कम होगा। तो इसका शर्त है कि सघन माध्यम से किधर जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है दूसरा एग्जाम्पल है इसका, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड, ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड जो है, ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड क्वार्ट्ज या सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है, क्वार्ट्ज या सिलिका का। इसका फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं। ये जो बीच वाला माध्यम है इसको बोलते हैं क्रोड। इसको क्या बोलेंगे, क्रोड। और ये जो बना होता है ये बना होता है क्वार्ट्ज या सिलिका, क्वार्ट्ज या सिलिका का बना होता है। क्रोड बोलते हैं और क्वार्ट्ज या सिलिका का बना होता है। अगर इसका अपवर्तनांक है μ1 और इसका अपवर्तनांक है μ2 तो μ1 ज़्यादा होगा μ2 से, μ1 ज़्यादा होगा μ2 से। और इसको बोलता है क्लेडिंग। इसको क्या बोलेंगे, क्लेडिंग। और इसको बोलेंगे क्रोड, इसको बोलेंगे क्लेडिंग। और क्लेडिंग का अपवर्तनांक जो है क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। मतलब μ1 क्रोड का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होगा। और ये किसका बना होता है, क्रोड, क्वार्ट्ज या सिलिका का बना होता है। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये जो है 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों सतहों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। कौन सा लेंस दिया है, उभयोत्तल लेंस दिया हुआ है, उभयोत्तल लेंस। और उभयोत्तल लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर उभयोत्तल लेंस से निर्मित है। फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, +20 सेंटीमीटर तो निर्मित है। तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पर जो है उभयोत्तल लेंस दिया हुआ है और समान वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या जो है क्या है, समान है। इसका मतलब इसका भी वक्रता त्रिज्या r होगा तो इसका भी क्या होगा, r होगा। ठीक है, और इसका जो है ये जो पदार्थ जिससे बना है इसका जो है
अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 1.55। ये किसका दिया हुआ है? इसका। ठीक है, अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हमको निकालना है क्या? आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। ठीक है, इतना चीज़ हमको दिया हुआ है और हमको क्या चीज़ चाहिए? आर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो, चूँकि हम जानते हैं कि 1/f फोकस दूरी लेंस मेकर सूत्र से μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको यूज कैसे करते हैं। अगर प्रकाश की किरण इधर से इधर आपतित होगा तो प्रथम बार जिस पर आपतित हुआ तो उसको मानेंगे R1। तो यहाँ पर R1 का मान जो है, और इसका देखो आपतित किरण की दिशा में वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव लेते हैं तो R1 हो जाएगा +R, और बाकी जो शेष बचा R2, इसका जो है वक्रता त्रिज्या इधर है, मतलब आपतित किरण इधर है तो इसका वक्रता त्रिज्या इसके अपोजिट है, तो R2 हो जाएगा क्या? -R। ठीक है, अब यहाँ पर μ2 होता है इस पदार्थ का अपवर्तनांक। तो μ2 पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 1.55। ठीक है, अब यहाँ पर ये हवा में रखा हुआ है तो माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा कितना? 1। अब सम्मान हो गया। अब यहाँ पर f का मान दिया हुआ है, चूँकि उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस का जो है फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर होगा। अब ये सारा मान इसमें रख दो, तो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/20 बराबर μ2 का मान 1.55 बटे μ1 का मान 1 -1 इंटू 1/r1। तो 1/r1 का मान प्लस में r माइनस r2 का मान 1/- में r रख दिए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? अननोन सिर्फ क्या है? r है। तो इसको हम सॉल्व करके r का मान निकाल लेंगे। तो निकालो, तो 1/20 और ये 1.55 में 1 घट जाएगा तो बचेगा 0.55 गुना ये 1/r1, ये माइनस प्लस 1/r। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इधर हो गया 1/20 बराबर 0.55 गुना ये 2/r हो गया। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये r इधर चला जाएगा, r हो गया इधर, और ये इधर चला जाएगा 0.55 गुना 2 गुना 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 गुना 20 मतलब 22। चूँकि 20 सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? आ गया समझ में? लेंस मेकर सूत्र में μ2 जो होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और μ1 जो होता है माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश की किरण किधर से भी आपतित हो सकता है। मान ली कि इधर से अगर आपतित होगा तो R1 हो जाएगा, तो जिस पर पहला बार प्रकाश की किरण पड़ेगा उसको मानेंगे R1। तो R1 कितना हो जाएगा? R। और इसका जो है वक्रता त्रिज्या इधर होगा, मतलब आपतित किरण की दिशा में, तो R1 का मान ले लेंगे +R। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो बचा शेष वो R2 हो गया, और वो जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसका वक्रता त्रिज्या, इसका जो वक्रता त्रिज्या है इधर ही होगा, तो इधर होगा तो R2 का मान कितना ले लेंगे? -R। और यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है, इसको रख करके R का मान 22 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता की परिभाषा दें। लेंस की क्षमता की परिभाषा दें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। लेंस की क्षमता का परिभाषा दें। और ये क्वेश्चन जो है इस बार सेंटअप एग्ज़ाम 2025 में सेंटअप में पूछा गया है। किसमें? सेंटअप में। 2025 में सेंटअप में पूछा हुआ सवाल है कौन सा? लेंस की क्षमता की परिभाषा दें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। इसे कैपिटल P से निरूपित किया जाता है। और लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला हो गया P बराबर क्या हो गया? 1/f। बस ध्यान रहे कि ये जो f होना चाहिए ये किस में होना चाहिए? मीटर में। किस में होना चाहिए? मीटर में। तो P बराबर हो जाता है 1/f। P हो गया यहाँ पर लेंस की क्षमता और f हो गया लेंस की फोकस दूरी और ये हो गया मीटर में। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी हो गया मीटर में। अब जो है अब यहाँ पर दूसरा ये परिभाषा यहाँ तक हो गया। इसका एसआई मात्रक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल D से निरूपित किया जाता है। और एक डायोप्टर बराबर जो होता है वो 1 मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। 1 मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक हो गया मीटर इन्वर्स और एक हो जाएगा डायोप्टर। आ गया समझ में? ठीक है, चलो इतना लिख देने के बाद 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चलो। चलो अगला क्वेश्चन है गोलीय विपथन की परिभाषा दें।
तथा इसे कैसे कम किया जाता है, इसे कैसे कम किया जाता है। तो ये अगला जो है ये इसका 2 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन ये जो है गोलीय विपथन की परिभाषा दें तथा इसे कैसे कम किया जाता है। तो गोलीय विपथन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है लेंस कैसा होता है, गोलाकार खोखला गोला का एक भाग होता है, उसका जो है ये दोष है, वो ये क्या है, दोष है। क्या होता है कि जब किसी गोलीय सतह से प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आपतित होता है तो वो एक बिंदु पर फोकसित होता है, जिसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस दोष के कारण, मतलब गोलीय विपथन के दोष के कारण वो जो है एक बिंदु पर फोकस नहीं होता है, जिसके वजह से उसका जो है प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, धुंधला। तो पहले इसका हम गोलीय विपथन का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसको दूर करने के लिए इसका क्या उपाय है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोलीय विपथन एक प्रकाशीय दोष है। कौन सा दोष है, प्रकाशीय दोष है, प्रकाशीय दोष है। जब प्रकाश की किरण किसी गोलीय सतह पर आपतित होता है, क्या होगा, आपतित होता है तो गोलीय सतह पर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाता है, एक बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाता है। अतः इस प्रकार के दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं। अब यहाँ पर गोलीय विपथन, इसका फिगर देखते हैं। ये इस तरह का गोलीय सतह है। ये कौन सा सतह है, गोलीय सतह। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आपतित होगा तो ये जो है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकसित नहीं होता है। एक बिंदु पर फोकसित नहीं होता, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, ठीक है। तो एक बिंदु पर फोकसित ना होने के वजह से ये प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, धुंधला बनेगा, प्रतिबिंब धुंधला बनेगा, ठीक है। तो इसी गोलीय सतह का दोष को बोलते हैं गोलीय विपथन। मतलब इस लेंस में ये गोलीय विपथन है, इसमें क्या है, गोलीय विपथन। ठीक है। अब यहाँ पर इसको कम कैसे किया जाता है, गोलीय
विपथन को कम करने का उपाय। कम करने का उपाय, इसको कम कैसे करेंगे? एक विशेष प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। कैसा? एक विशेष प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे जो आकृति में इस तरह का होगा। तो ये क्या करता है, ये प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। कहाँ पर कर देगा? एक बिंदु पर फोकसित कर देगा सबको। एक विशेष प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं। ये लेंस है और ये जो है यहाँ पर एक बिंदु पर फोकसित कर देगा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। तो लेंस को गोलीय विपथन को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार के गोलीय लेंस का उपयोग किया जाता है। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये था गोलीय विपथन और गोलीय विपथन को दूर करने का उपाय। ठीक है, इतना लिख देना है तो 2 नंबर मिल जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया? चलो मिटाएं, मिटाएं, मिटा देते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 लेंसों की क्षमताएं, 2 लेंसों की क्षमताएं प्लस 12D और माइनस में 2D है। इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर, समाक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013। कब आया हुआ है? 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2 लेंसों की क्षमता दिया हुआ है, इन्हें संपर्क में मतलब परस्पर संपर्क में रखा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 लेंसों की क्षमता दिया हुआ है, 2 लेंस है। एक देखो, एक है पॉजिटिव क्षमता और एक है निगेटिव क्षमता। तो पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस का P1 और निगेटिव होता है अवतल लेंस का -2D। ठीक है, तो इस लेंस के संपर्क में रखे जाने पर संयोग की फोकस दूरी मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी प्राप्त होगा उसका जो है फोकस दूरी बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि P इक्वलेंट बराबर होता है P1 प्लस P2। तो P इक्वलेंट बराबर हो गया P1 का मान
प्लस में 12D और माइनस में 2D। और P इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं 1/F इक्वलेंट। तो ये हो गया कितना 10, ये कितना हो जाएगा 10। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो 1/10 बराबर F इक्वलेंट। तो F इक्वलेंट का मान हो गया 1/10, किसमें मीटर में, किसमें होगा मीटर में। तो 1/10 और इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो ये 10 कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये किस में आया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। मतलब समतुल्य लेंस जो होगा वो कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस। मतलब ये दोनों मिल करके जो तीसरा दोनों संयोग से जो मिलेगा लेंस वो बनेगा तो कौन सा बनेगा उत्तल लेंस बनेगा। और इसका फोकस दूरी कितना होगा प्लस में 10 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होगा और वो पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस। आ गया समझ में। चलो इसको लिख लो। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ठीक है। चलो आगे बढ़े, कॉपी कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं 5D तथा 2D है, जिनकी क्षमताएं 5D तथा 2D है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं, तो लेंस युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है 2015 में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। इसमें दो पतला लेंस है, दोनों का जो है क्षमता दिया हुआ है, तो P1 बराबर मान लेते हैं 5D हो जाएगा और P2 बराबर कितना है 2D दिया हुआ है। और उसके बाद जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है D कितना 20 सेंटीमीटर में, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें मीटर में, तो 100 मीटर, ठीक है। तो लेंस युग्म की फोकस दूरी भी बोल रहा है और क्षमता भी बोल रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि P इक्वलेंट जो होता है वो होगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से P1 का मान कितना हो जाएगा 5D, P2 का मान कितना हो जाएगा 2D, D का मान कितना हो जाएगा 20/100 गुना
P1 का मान 5, P2 का मान 2, तो 5 दूनी 10, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 2, तो 2 और ये 2, 5D 5 2 7D माइनस 2D हो गया 5D। तो एक तो आंसर आ गया इसका, P इक्वलेंट कितना निकल गया, 5D निकल गया। एक आंसर ये हो गया। चूँकि फिर हम जानते हैं कि P इक्वलेंट बराबर क्या होता है, 1/F इक्वलेंट, और P इक्वलेंट का मान 5 दिया हुआ है, तो 1/F इक्वलेंट, तो 1/F कोना कोनी गुना करेंगे तो F इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 1/5। ये किस में आएगा, मीटर में, तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर, तो ये कट गया 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये निकल गया किसका, F इक्वलेंट का मान। ये हो गया तुम्हारा आंसर। फोकस दूरी और क्षमता तो दोनों निकल गया, ठीक है। वो हो गया क्षमता और ये हो गया फोकस दूरी। चलो, ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, आ गया समझ में। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया कॉपी, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, एक मछली पानी के अंदर, एक मछली पानी के अंदर √7 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। मछली के अंदर, मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग से देख सकती है। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ पर जो दिया हुआ है चित्र में दिखाएं। पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है।
1.33 ये पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे कि जब भी कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से प्रकाश की किरण आँख की ओर आता है। किधर आता है? आँख की ओर, ना कि आँख से प्रकाश निकलता है। तो यहाँ पर जो है कौन देख रहा है? मछली देख रहा है। और मछली कहाँ रहता है? पानी के अंदर। तो इसका सबसे पहले फिगर देखते हैं। ये इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पानी के बाहर यहाँ पर मछली है। यहाँ पर क्या है? मछली यहाँ पर है। यहाँ पर मछली है। अब यहाँ पर जो है मछली है, ये देखना चाहता है बाहर। तो बाहर जब भी देखना चाहता है ये बाहर देखना चाहता है, तो ये बोला मछली के पानी अंदर वृत्ताकार भाग से ही देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मछली देखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आएगा वो कब आएगा? जब यहाँ पर ये जो है, ये देखो, ये जब प्रकाश की किरण इधर से इधर आपतित होगा और यहाँ पर परावर्तित होकर के इसी माध्यम में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर अपवर्तन हो जाता है तब तो ये दिखेगा नहीं। अगर यहाँ पर अपवर्तन नहीं होता है तब जा कर के, मतलब ये रिटर्न हो करके इसी माध्यम में आ जाएगा, तब जा कर के ये मछली जो है देख सकता है। तो ये कंडीशन कहाँ से कहाँ होगा? एक यहाँ से, जब यहाँ मिनिमम कहाँ से होगा? जब अपवर्तित होकर के इस माध्यम में चला जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद अपवर्तित होकर के इसी में आ जाएगा। और यहाँ से जो है मछली जो है इसी यहीं तक देख सकता है, अदरवाइज नहीं देखेगा। तो इसमें भी वही होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हो गया। अब यहाँ पर ये निकालना है, चूँकि ये अभिलंब है और ये भी अभिलंब है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया सी, क्रांतिक कोण हो जाएगा। यहाँ पर भी ये सी हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है बोल रहा है कि मछली जो है पानी के अंदर कितना गहराई तक है? √7 सेंटीमीटर की गहराई तक है। ठीक है, तो इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या पूछ रहा है। मतलब ये वाला, ये जो है ये रेडियस हमको पूछ रहा है। अगर ये सी है तो ये भी कितना होगा? सी, एकांतर कोण के वजह से होगा। अगर हमको सी पता चल जाए तो ये आर हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये √7 दिया हुआ है। तो साइन सी, चूँकि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/μ। और म्यू का मान ये दिया हुआ है। म्यू का मान कितना दिया हुआ है? 1/1.33। इसका मतलब साइन सी जो है ये है 1/4/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो साइन सी बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगर इसका हम नाम दे दें, ये हो जाएगा AMNQ। तो त्रिभुज MNQ में, त्रिभुज MNQ में क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर बताओ, साइन सी, त्रिभुज MNQ में साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर हो जाएगा R/,
ये √7 है, ये r है, तो ये हो जाएगा r² प्लस 7 रूट अंडर, ये हो गया। और यहाँ पर इसको रख दो 3/4 बराबर r² प्लस √7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो गया, r² हो गया, ये r² प्लस 7 हो गया। कोना कोनी गुना करेंगे तो 9r² प्लस 9 7 63, ये हो जाएगा 16r²। तो यहाँ से 63 बराबर 16r² माइनस 9r²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7r² बराबर 63, तो r² बराबर 63/7, 7×9 63, तो r बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। चलो इसको कॉपी करो। यहाँ पर फिर से समझो, ये फिगर थोड़ा सा फिर से समझो। ये बोल रहा है कि मछली जो है, मछली पानी के बाहर केवल वृत्ताकार भाग से ही देखेगा। मतलब मछली का जो है यहाँ तक जो है सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण निकल के कहाँ जाएगा, बाहर। प्रकाश की किरण निकल के कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये मछली जो है बाहर देखेगा यहीं तक, यहाँ जैसे ही पहुँचेगा यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन होना चालू हो गया, आगे बढ़ेगा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो यहाँ के बाद जो है मछली बाहर नहीं देख सकता है, यहाँ के बाद मछली बाहर नहीं देख सकता है, सिर्फ यहाँ तक देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक अपवर्तन होगा, उसके बाद जो है पूर्णांतरिक परावर्तन होने लगेगा। इसी वजह से यहाँ से यहाँ तक देखेगा, अदरवाइज उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो इसको जो है कॉपी कर लो। आंसर कितना होगा, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर ऊपर रखे बिंदु का लेंस से बने प्रतिबिंब को दिखाने वाला किरण आरेख खींचें। किरण आरेख खींचें यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर हो, 3 गुनी दूरी पर हो। यह हो गया 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है, 2017 में। तो उत्तल लेंस, तो सबसे पहले उत्तल लेंस का फिगर बनाते हैं।
यहाँ पर ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, इसका मुख्य फोकस होता है इधर F1, ये हो गया C1, और इसका हो गया इधर F2, और ये हो गया C2, ये इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि वस्तु जो है फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर हो। यहाँ पर एक फोकस दूरी हुआ, 2 फोकस दूरी हुआ, इसके बाद इसका एक और इधर लेंगे तो यहाँ कहीं पर वस्तु है, यहाँ पर कहीं वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की एक किरण को यहाँ से गुजारेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये जो है अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस के होते हुए जाएगी। दूसरा प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, जो कि बिना मुड़े बिना विचलित हुए वो जो है सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ कटा ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। और ये वस्तु है। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ, और वस्तु से छोटा, और वस्तु से क्या हुआ, छोटा, ठीक है। चल ये हो गया तुम्हारा किरण आरेख, इसका सॉल्यूशन। चलो कॉपी करो, कॉपी करो। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगला इसका जो है एक पार्ट और वीडियो का लेके आएंगे इसी चैप्टर का। वो इसके बाद जो है जो वीडियो डालेंगे वो इसके बाद का चैप्टर होगा। इसको अच्छे से देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।